मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम उपशास्त्री के द्वितीय खंड के बच्चों से हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ बातें पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। 15 दिसंबर 2020 से परीक्षा प्रारंभ हो रही है। विश्वविद्यालय ने यह निश्चय किया है और उसके रूटीन को भी प्रकाशित कर दिया है। महाविद्यालय में एडमिट कार्ड का वितरण किया जाएगा। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते वर्ग संचालन नहीं हो पा रहा है। काफ़ी दिनों से हम लोग एक दूसरे के आमने सामने वर्ग संचालन में मुलाकातें नहीं हो पाई हैं। जो भी बातें हैं वो ऑनलाइन ही आप लोगों से चर्चा हो रही है। तो समय से आकर अपना एडमिट कार्ड आप लोग अवश्य ले लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। परीक्षा के दरमियान भी करें, यातायात के समय भी करें। बार बार अपने हाथों को धोते रहें, मास्क का उपयोग करें, साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। आज हम आप लोगों से मोहनजोदड़ो के विषय में मोहनजोदड़ो क्या था? एक नियोजित शहरी केंद्र था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। इसमें शहरी विकासीकरण हुआ था, शहर का विकास हुआ था। ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था और उसके बाद मोहनजोदड़ो था। वस्तु दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। क्या था? बस्ती जो था वो दो तरह का था। एक छोटा था लेकिन वो ऊंचाइयों पर बनाया गया था। जो बस्ती छोटी थी उसको बहुत ही ऊंचाइयों पर बनाया गया था। और दूसरा कहीं बड़ा था, जो बस्ती बड़ा था लेकिन वो नीचे समतल भागों पर बनाया गया था। कौन सी? मोहनजोदड़ो के। क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। निचला जो था वो शहर का नाम दिया गया, ऊपर जो था उसको दुर्ग का शासन। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। जो ऊपर वाली थी वो कच्चे ईंटों की चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग के दीवार में घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। नीचे वाले जो शहर थे उससे इसे अलग करके किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। निचला शहर को भी घेराबंदी की गई थी। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। कई ऐसे भवन थे जिसकी प्लिंथ या चबूतरे पर उसका निर्माण किया गया था, जो कि नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात केवल आधार 20 का निर्माण करने में कितना समय लगा होगा। आज भी खुदाई में जो आप जाके देखें, नंदनगढ़ को देखें या किसी भी किला को जाके देखें, उसकी जो चौड़ाई है, उसकी बनाने की जो विधि है, कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारों का प्रयोग किया गया है। और जो उस समय का जो अनुमान लगाया जाता है कि उस समय एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर अगर मिट्टी ढोता होगा, अनुमान कीजिए, तो मात्र आधारों को, बेस को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता उस समय पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार अगर चबूतरों का था स्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। उसकी एक सीमाएं निर्धारित की गई थी कि इससे आगे ये चीज कार्य का निर्माण नहीं होगा, इतने के अंदर ही इन सब चीजों का निर्माण होगा।
और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा वासियों में प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी ईंटें उस समय के निर्माण में उपयोग में लाई गई थी। नालों का निर्माण, किसी भी बस्ती में पानी का निकास बहुत ही जरूरी है और लोग कहते भी हैं कि जब तक जिस गांव का या जिस शहर का निकास अच्छा नहीं होगा वहाँ विकास अच्छा नहीं होगा, वहाँ स्वच्छता नहीं होगी, उस जगह को कोई भी आदमी स्वच्छ नहीं रख पाएगा। इसलिए जल निकासी का काम, सफाई का काम, स्ट्रीट लाइट का काम और सारी बातें हैं जो आज भी भारतवर्ष में जो बातें बनती हैं, जो नियम कानून बनते हैं या शहर के निर्माण होता है, उसमें इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। उसी तरह हड़प्पा शहरों का सबसे अनूठी विशेषताओं में एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। उस समय का जो शहर निर्माण हुआ उसमें एक ऐसी प्रथा थी, उसमें जल निकासी की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ये एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जो सड़कें का और गलियों को लगभग एक सड़क जो थी और जो गलियां थी उसको इस तरह से बनाया जाता था, जिसे ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों के नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर को कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। गली से एक घर को सटा होना बहुत ही जरूरी था। अब बताइए आपकी मोहनजोदड़ो के समय में गृह स्थापत्य क्या थी। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है, नीचे वाला जो भी शहरी व्यवस्थाएं हैं और जो आवासीय भवनों का जो निर्माण है वो यह दर्शाता है कि इसमें आवास के रूप में इन भवनों का उपयोग होता था। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। कई के घर के अंदर एक आंगन थे, कई आंगन में आप भी गांव में आप देखते होंगे कि 2 आंगन का घर, एक आंगन का घर, ऐसे कई व्यवस्थाएं हैं कि एक आंगन में रहने का कार्य होता है, दूसरे आंगन में भोजन पकाने का काम होता था। क्योंकि लकड़ी का उपयोग होता था, उससे धुआं जो निकलती थी वो खुले में रहे उस आंगन के द्वारा, वह धुआं आकाश की तरफ चली जाए, इसलिए उस आंगन का उपयोग भोजन पकाने या भोजन बनाने के रूप में किया जाता था। जो हम लोग के पूर्वज लोग भी इसका उपयोग किए हैं। हम लोग भी बचपन में इन सारी चीज़ों को देखने का सौभाग्य मिला है। इनमें से एक आंगन पर केंद्रित थे, चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। जो पहला मंजिल बना है, आप भी पुराने मकानों में देखते होंगे कि गांव में नीचे कोई खिड़की नहीं बनती थी, ऊपर में खिड़की बनती थी और वो रोशनी आने और हवा आने जाने का के रूप में प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। कोई मुख्य भाग से आंगन को मुख्य रूप से नहीं देख सकता था। ऐसा गृह निर्माण किया जाता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों में जुड़ी हुई थी। घर में जो स्नान घर बनाए जाते थे या पानी निकासी की व्यवस्था की जाती थी वो गली में बने नालियों में जाके मिलती थी। ऐसा अवशेष से हम लोग को मालूम पड़ता है। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। कुछ खुदाई में ऐसे भी मिले हैं कि 2 मंजिल के घर बने होंगे कि सीढ़ियों का अवशेष हमें मिला है मोहनजोदड़ो के खुदाई के समय। कई आवासों में कुएं थे तो अधिकांश में एक कक्ष बनाए गए थे जिससे बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या लगभग 7 थी।
मोहनजोदड़ो जो शहर था उसमें कुआं की जो संख्या थी वो कुआं कम से लगभग 700 कुआं उसमें था। आपको बता दें कि उस समय का जो दुर्ग था, दुर्ग पर हमें ऐसे संरचनाएं के साक्ष्य मिलते हैं जिसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कोई सार्वजनिक प्रयोजन हो, कोई फंक्शन हो, उसके लिए दुर्ग का प्रयोग खुदाई में जो मिला है उससे इतिहासकारों ने पता लगाया है कि दुर्ग पर हमें ऐसे संरचनाएं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, ऊपरी क्या थे वो अभी खुदाई में नहीं प्राप्त हुए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। इस मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का भी देखने को खुदाई में मिला है। विशाल स्नानागार आंगन में बना हो एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों के जमाकर और जिप्सम के गुब्बारे को प्रयोग में इस जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। इनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। जलाशय के भीतर के जो पानी था जिसका स्नान घर के रूप में उपयोग होता था, उसका पानी भी बाहर निकलने का होता था। दरभंगा महाराज का जो नौलखा महल है जिसमें आज कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय स्थापित है, उसमें भी एक ऐसा ही स्नानघर आज भी देखने को मिलता है और उसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी ही बड़ी है। और उसमें कैसे लोग स्नान करते थे उस समय के लोग जाने, लेकिन आज देखने से लगता है कि ये सही बात है कि जो खुदाइयों में हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानागार हुआ करता था। जलाशय से पानी बड़े नाले में बह जाता था। दूसरी ओर अपेक्षा की छोटी संरचना जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। एक गलियारे में 4-4 स्नानागार बनाने को हमें खुदाई से जो मिला है। प्रत्येक स्नानागार में नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठात्मिक स्नान के लिए किया जाता है या किसी पर्व त्योहार के लिए इस स्नानघर का उपयोग मोहनजोदड़ो के समय किया जाता था, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और सी बातों पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज इन्हीं सब विषयों के शब्दों के साथ मोहनजोदड़ो का जो भी बात हम लोग आप लोग को बताने का प्रयास किया, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।